अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीन। भली करे आया जी आया नू वशरत के बखायर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। नया दिन, नई सुबह। अच्छा, बहुत से लोग खुश होंगे और होना भी चाहिए, लेकिन इतनी सेटिस्फेक्शन परफॉर्मेंस थी, ये आप थोड़ा सा अचंभे में भी आगे होंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं। आगे चल के इस पर करते हैं बात, क्योंकि अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान एशिया कप के ग्रुप मैच में शिकस्त का लिया बदला। भारत को सुपर 4 मरहले में 5 विकेटों से शिकस्त दी। पूरी टीम ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। रिजवान ने 51 गेंदों पर 71 रन बनाए और नवाज जो ऊपर आया और पिन शूटर का काम किया वो बड़ा कमाल किया। 20 गेंदों पर 42 रन बनाए। जीत की पेशकदमी उन्होंने मुमकिन बनाई। तो 183 रन का हदफ था, एक गेंद पहले उन्होंने हासिल कर लिया। मर्द मैदान करार पाए मोहम्मद नवाज। इस पर एक रिपोर्ट पूरी देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। इसी पर बात करने के लिए स्पोर्ट्स एनालिस्ट मिर्जा इकबाल बेग हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इकबाल भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कल का मैच पाकिस्तान ने जीत लिया। फैसल कह रहे हैं कि मुझे बहुत सारी चीज़ों पे एतराज़ है, ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। आपको सारी चीज़ें परफेक्ट लगी? सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम महक, आपको और फैसल दोनों को सुबह बखैर। ठीक है, जीत जो है वो सारी खामियां छुपा देती है। फैसल किसी हद तक सही कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी टीम ने जिस तरीके से कम बैक किया, हैट्स ऑफ टू देम कि इतना बड़ा टारगेट था 182 रन का और 63 रन पर 2 विकेटें गिर गई थी। और मेरे ख्याल में जो डिसीजन था मोहम्मद नवाज को चौथे नंबर पर भेजने का, जिस तरह बाबर भी कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे। 2 लेग स्पिनर्स थे उनके पास, बिश्नोई और चहल। तो उन लेग स्पिनर्स पर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जो था वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता था और यही वजह उन्होंने भेजा। फिर भी अभी भी पाकिस्तान को बहुत सारी चीज़ों पर काम करना है। फील्डिंग, हमारी ग्राउंड फील्डिंग बहुत अच्छी रही। कैचिंग में आप देखें, फ़खर जमान से कैच भी ड्रॉप हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये कि पाकिस्तान का मोरल अप हो गया है। हांगकांग को 155 रन से हराया और अब भारत को हराकर पाकिस्तान के चांसेस बड़े रोशन हो गए फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के। चलें अब मिर्ज़ा भाई शुरू से शुरुआत करते हैं जी। टॉस हम जीते एंड वी पुट देम इनटू बैट। हमने बॉलिंग का आगाज़ किया। आपने देखा कि शर्मा ने एक आधी गेंद टेस्ट की कि आज जो है वो क्या मामलात हैं, और उसके बाद उसने अपना बल्ला चलाना शुरू कर दिया। अच्छा, अब सूरत हाल ये बनी कि जिस वक्त पहला ओवर पिटा, अगले ओवर से उधर से हसनैन को लेके आए तो उनका अच्छा निप हो रहा था, लेकिन उनको वहाँ से फ़ौरन हटाया और उनको चेंज कर दिया। एक तो चीज़ ये मूव। दूसरी चीज़ ये कि जैसे हमने देखा कि वो बिश्नोई को लेकर आ गए थे लेग स्पिन शुरू में, क्या हम भी कर सकते थे कुछ ऐसा? बिकॉज हम देख रहे थे पेस अच्छा था, विकेट का ट्रू बाउंस था, उनका बॉल अच्छे बल्ले पे आ रहा था, हम स्पिन के साथ जा सकते थे दूसरे तीसरे चौथे ओवर में। मेरे ख्याल में फैसल उन्होंने इसलिए बाबर ने चांस नहीं लिया कि इब्तिदाई 6 ओवर्स में चूंकि पावर प्ले होता है, सिर्फ 2 फील्डर दायरे के बाहर होते हैं। तो अगर स्पिनर को लाते, जिस अंदाज से बैटिंग कर रहे थे रोहित शर्मा, वो अपना माइंड सेट करके आए थे कि पाकिस्तान को शुरू से अटैक करना है पाकिस्तान पर। क्योंकि आपको याद होगा पहले भी रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए थे गुज़िश्ता मैच में। इससे पहले जब पाकिस्तान 10 विकेटों से जीता था 24 अक्टूबर 2021 को, वहां पर भी भारत की 2 विकेटें जल्दी गिर गई थी। तो अपना वो माइंड सेट करके आए थे कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस और अटैक करो, और उन्होंने अटैक ही किया, जिसकी वजह से आप देखें इब्तिदाई 6 ओवर्स में तकरीबन 62 रन बने थे उनके पावर प्ले में, जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम थोड़ा सा बैकफुट पर आई। लेकिन बाद में जो बॉलिंग की ना हमारे बॉलर्स ने, खासतौर पर स्पिनर्स ने, उसकी वजह से भारतीय टीम बैकफुट पर आई और फास्ट बॉलर्स ने फिर आखिर में जो बॉलिंग की। अच्छा मिर्ज़ा भाई, ये तो चले अच्छी चीज़ें सारी हो रही हैं, लेकिन अब ज़रा मैं चाह रहा हूँ फोकस करना है एक्स्ट्रास पे। हमने कल भी 14 को करीबन एक्स्ट्रास की हैं, उससे पहले वाले मैच में इतनी एक्स्ट्रास की हैं, और चाहे वो वाइड हो, और एक और चीज़, हम बाउंस के चक्कर में इतना स्टीप बाउंस करा देते, वो बेचारा रिजवान भी उसी चक्कर में कल तकरीबन इंजर्ड हो गए थे वो। तो क्या मसला चल रहा है? शॉन टेट है हम उनके साथ सकलैन माशाल्लाह खुद भी मौजूद हैं। एक्स्ट्रास पे हम क्यों काबू नहीं कर पा रहे? ये तो कंट्रोलेबल है ना? बिल्कुल आपने सही कहा, ये टीम मैनेजमेंट का काम है। आप देखें ना, अगर 15 रुकनी टीम है तो उसके साथ 12-13 ऑफिशियल्स हैं, और शॉन टेट का भी असिस्टेंट गया हुआ है उमर रशीद, और सकलैन मुश्ताक के भी असिस्टेंट है शाहिद असलम। इतना बड़ा एंटोराज है और इतनी बड़ी टीम है, तो वो यकीनन टीम मीटिंग में डिस्कस करते होंगे कि ये एक्स्ट्रास क्यों दिए जा रहे हैं, और पाकिस्तान को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अगले मैचेस अफगानिस्तान से या श्रीलंका से हैं। पाकिस्तान इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अगर इतने एक्स्ट्रास नहीं दिए होते तो फिर इतना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकती थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि टीम मैनेजमेंट फैसल इस हवाले से यकीनन कुछ न कुछ ज़रूर सोच रही होगी। ठीक है। और मिर्ज़ा भाई, हमने देखा कि तीसरा T20 है, बाबर आजम नहीं चल पाए, तो इस पे आप क्या कमेंट करेंगे?
देखिए, महक, बाबर आजम से लोगों की तवक्कुआत बहुत ज्यादा है इस वक्त। एक्सक्यूज मी, इस वक्त वो T20 की आलमी रैंकिंग के नंबर 1 बैट्समैन है। लेकिन आप देखें, भारत के खिलाफ पहले मैच में उन्होंने 10 रन बनाए, फिर हांगकांग के खिलाफ दूसरे मैच में उन्होंने 9 रन बनाए और कल वो 14 रन बनाकर आउट हुए, यानी 33 रन 3 इनिंग्स में उन्होंने एशिया कप की बनाई है। तो प्रेशर तो है, और प्रेशर गालिबन बाबर पर इस बात का है कि जो टॉप ऑर्डर है वही रन्स कर रहा है, जो मिडिल ऑर्डर है वो फेल हो रहा था। कल नवाज ने अच्छी बैटिंग करके पाकिस्तान को फतह से हमकिनार कराने में रोल प्ले किया। पिछले मैच में इफ्तिखार को भारत के खिलाफ इन्होंने भेजा, तो मेरे ख्याल में उस प्रेशर की वजह से वो रन्स नहीं कर रहे। और हर वक्त एक बैट्समैन रन्स स्कोर नहीं कर सकता। लोगों को ये समझना चाहिए कि दुनिया के टॉप के जो बैट्समैन हैं वो भी आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अफगानिस्तान या श्रीलंका के खिलाफ बाबर फॉर्म में आएंगे। अच्छा, क्योंकि हम बैटिंग की हमने बात शुरू कर ही ली है, मैं थोड़ा सा फ़खर के हवाले से भी, फील्डिंग के हवाले से एंड में बात करेंगे। अच्छा चले, हमने फिर बैटिंग शुरू की, हमारे पास एक टोटल सेट था, हमने बैटिंग शुरू की। अब उसमें बाबर चले ठीक है, पहले आउट हो गए और अगेन वही वाली बात, आई गेस 1000th टाइम लेग स्पिनर ने उनको तकलीफ दी है। लेकिन उसके बाद फिर नीचे फ़खर आए, फ़खर ने अपनी कोशिश की, अपनी सी कोशिश की। मुझे मसला पता है क्या है मिर्ज़ा भाई, जिसको हम शुरू से बात करें, मुझे मसला ये है कि नवाज़ ने एक ब्लाइंडर खेला, ठीक है, और वो एक गैम्बल था, और वो गैम्बल इधर हो सकता था या उधर हो सकता था। अगर वो एक लेफ्ट हैंडर थे और लेफ्ट हैंडर को ऊपर भेजा था, मेरा मसला ये है कि क्या आप वर्ल्ड कप में जाके इस तरह का गैम्बल लेंगे? क्यों नहीं वो जो कंसोलिडेटेड हमारा मिडिल ऑर्डर है उसमें से ऊपर कोई क्यों नहीं आया? खुशदिल ऊपर क्यों नहीं आए? क्या सिचुएशन ऐसी आ गई है कि हमें नवाज को ऊपर भेजना पड़ रहा है? आपकी बात दुरुस्त है। जो मिडिल ऑर्डर है वो पहले से हम लोग कहते आए हैं कि मिडिल ऑर्डर कमजोर है पाकिस्तान का। जो सिलेक्शन है, मतलब यहाँ पर किसी तजुर्बाकार खिलाड़ी को मिडिल ऑर्डर में होना चाहिए, सिंगल्स डबल्स ले। फिर शान मसूद बेचारा बाहर बैठा हुआ है, आप उसको नहीं खिलाते। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि अगर यहाँ तो नवाज को आपने आजमा लिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बाउंसी विकेट्स पर आप क्या करेंगे? कभी आप चौथे पे इफ्तिखार को भेज रहे हैं, कभी नवाज को भेज रहे हैं। और अगर आप देखें 2019 के वर्ल्ड कप के बाद से हम तकरीबन 13 या 14 खिलाड़ियों को आजमा चुके हैं मिडिल ऑर्डर में। इसका मतलब है आपका मिडिल ऑर्डर नहीं सेट हो पा रहा। तो इसके लिए भी इनको सोचना पड़ेगा। आपकी बात दुरुस्त है, यहाँ की विकेट्स डिफरेंट हैं, यहाँ की कंडीशंस डिफरेंट हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की ऑस्ट्रेलिया जब टीम जाएगी, डिफरेंट कंडीशंस में बैट्समैनों को जाना होगा, बाउंसी विकेट्स होंगी और उस पर बड़ा मुश्किल होगा। अगर नवाज को आप 4 नंबर भेजते चले, सिचुएशन के लिहाज से भेज दिया, वो क्लिक भी कर गया, लेकिन वहाँ फैसल बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। सही। अच्छा, और मिर्जा भाई, फ़खर को की अगर हम बात करें तो फ़खर को क्या हुआ था? 2 मिस फील्डिंग, चौके करवा दिया आखिर में, फिर जब बैटिंग की बात आई तो डॉट बॉल्स खेलकर प्रेशर मजीद बढ़वा दिया। देखिए, मैं क्रिकेट में ये कहा जाता है कि अगर किसी खिलाड़ी पर बुरा दिन आता है तो बस उसका बुरा ही दिन होता है। अगर किसी से मिस फील्ड होती है तो गेंद उसका ताक़ुब करती है, फिर दोबारा जाती है। कैच भी हुआ उससे ड्रॉप फ़खर से, और फ़खर फिर अंडर प्रेशर भी थे। मेरे ख्याल में फ़खर जमान की जो असल पोजीशन है वो ओपनिंग की है, कि जब वो नई गेंद पर सर्किल का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन अब उनको 1 डाउन पे कर दिया गया है, हमारे पास इतने ओपनर है, तो शायद इस वजह से भी फ़खर जमान थोड़ा सा अंडर प्रेशर है। रन्स तो उन्होंने किए हांगकांग के खिलाफ भी, लेकिन वो फ़खर जमान नज़र नहीं आए कि जो बैटिंग किया करते हैं, जो खुलकर बैटिंग किया करते हैं। अंडर प्रेशर थे, मुझे लग रहा था वो। आई गेस मेरे ख्याल से फ़खर पे इसलिए भी गैम्बल करना चाहिए क्योंकि फ़खर का एक ट्रेंड है पहले भी कि वो राइट टाइम पे पीक करते हैं। अल्लाह करे, दुआ करते हैं हम कि वो राइट टाइम जल्द आए। अच्छा, अब ज़रा फिर से अपनी बैटिंग में फोकस करते हैं। वो ठीक है कि आखिर में फिर अर्शदीप ने कैच छोड़ा तो वो चीज़ें ये हो गई, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि यकीनन हम नवाज़ की बैटिंग की बात करें। पाकिस्तान पिछले कुछ अरसे में जो मैनेजमेंट है हमारी, उसने कोशिश ये की है कि वो शादाब को भी अच्छे बैट्समैन के तौर पे डेवलप कराए, वो नवाज़ को भी अच्छे बैट्समैन के तौर पे डेवलप कराए। मिर्ज़ा भाई, इस तरह की स्ट्रेटजीज़ कितना कारआमद हो सकती हैं लॉन्गर टर्म में? क्योंकि शॉर्ट टर्म में 1-2 मैचेस तो हमने देख लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस पॉलिसी को अपनाना चाहिए हमें? देखिए, टेम्परेरीली तो ये चल जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनको काम करना चाहिए। वही घूम फिर कर बात आ जाती है कि आपको स्पेशलिस्ट मिडिल ऑर्डर बैट्समैनों की ज़रूरत है। चलें, अभी तो आपने इस्तेमाल कर लिया नवाज को, आप शादाब को भेज देते, लेकिन अगर स्पेशलिस्ट नहीं जाएगा फैसल तो मुश्किल हो जाएगी। अगर नवाज खुदा न खास्ता आउट हो जाता, फिर आप पे प्रेशर आ जाता। आपके पास इफ्तिखार को आप क्या उससे निकालना चाहते हैं? इफ्तिखार को आप लेकर तो आए वापस, या तो आप उसको रेगुलर खिलाएं। आप उसको रेगुलर खिला नहीं रहे। इफ्तिखार के यह 20वां T20 मैच था, 21वां 20वां
तो आप अंदाजा लगाएं कि 6 साल में आप 20 T20 खिला रहे हैं और उसको मिडिल ऑर्डर में सेट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ टीम मैनेजमेंट को एक मरतबा फिर और सिलेक्शन कमेटी को सोचना चाहिए कि हमारे पास कौन से अवेलेबल टैलेंट है कि जो जाकर मिडिल ऑर्डर में फंस सके। ये जो टेम्परेरी बेसिस पर जो हम करते हैं ना, ये अरेंजमेंट मेरे ख्याल में आइंदा मुस्तकबिल में आपके लिए खतरनाक साबित होगा। सही। तो मिर्ज़ा भाई मुझे ये बताएं कि कल रिजवान की परफॉर्मेंस को आप कैसे रेट करेंगे? कमाल कर दिया उन्होंने, या आपको ये लग रहा है कि जैसे फैसल कहता है ना वो इत्तफाकन हो जाता है, तो ये इत्तफाकन हो गया? नहीं, इत्तफाकन नहीं महक, इस वक्त रिजवान अपनी जिंदगी की प्राइम फॉर्म में है और रन्स स्कोर कर रहे हैं। 400 से ज्यादा रन्स बना चुके हैं गुज़िश्ता 9-10 T20 इंटरनेशनल मैचेस में और अपनी जिम्मेदारी को महसूस कर रहे हैं कि बाबर जल्दी आउट हो जाते तो ये प्लानिंग के तहत आते हैं रिजवान कि अगर बाबर आउट हो जाए तो उन्हें जो है वहाँ फंस कर खेलना है। और यही हुआ, उन पे क्रिटिसिज्म भी होता है कि जी वो ज़्यादा डॉट बॉल्स खेल गए, लेकिन कल उन्होंने जिस तरह की बैटिंग की कि उन्होंने शीट एंकर का रोल प्ले किया, एक एंड उन्होंने ब्लॉक किए रखा। अगर रिजवान भी आउट हो जाते तो फिर पाकिस्तानी टीम पर जो हमारा मिडिल ऑर्डर जो है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू रिजवान, जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं और इसके बावजूद इतनी शदीद गर्मी थी, मोर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में विकेट कीपिंग करना और फिर उसके बाद बैटिंग करना और फिर टीम को फतह से हमकिनार कराना। उनकी 71 रन की इनिंग्स यकीनन पाकिस्तान के लिए बड़ी कीमती इनिंग्स थी। वैसे मिर्ज़ा भाई, फ्यूचर कैप्टनसी, ये मैं बहुत पहले सवाल आपसे कर रहा हूँ, बल्कि सवाल भी नहीं कमेंट कर रहा हूँ, लेकिन अगर फ्यूचर कैप्टनसी का कोई पाकिस्तान को इशू था तो वो दूर होता नज़र आ रहा है। बिकॉज हमें रिजवान की सूरत में एक बड़ा अच्छा लीडर जो है, मैं और ये बात क्या किस लिए रहा हूँ, इसलिए बिकॉज आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड इन द वर्ल्ड कप, वो वापस आए और उन्होंने इतनी अच्छी इनिंग्स खेली। कल जिस तरीके से वो जो बॉल लिफ्ट हुआ और जिस तरीके से वो, अगर वो मेरे ख्याल से गिर जाते ना तो भी इतना मसला नहीं होता अपने पैरों पे, वो जब वो खड़े होकर गिरे हैं ना उस पर बड़ा मसला हुआ है। ये बड़ी तकलीफदेह चीज़ होती है। उसके बाद भी इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किया। अच्छा जी, एक तो हमने रिजवान की बड़ी अच्छी बात की, दूसरा 150 प्रैक्टिस जो छक्के हो रहे थे, देखिए 150 में से एक तो आ गया मिर्ज़ा भाई, इस पर तो आप वो करेंगे ना, इत्तफा करेंगे, मुझ पर एग्री करेंगे। अब वो बात यह है कि अगर वो कैच हो जाता तो 150 के छक्के जो प्रैक्टिस थे वो प्रैक्टिस ही हो रही होती। फ्यू वर्ड्स फॉर आसिफ एज वेल। बिल्कुल, आसिफ अली जो थे उन्होंने पिछले साल अफगानिस्तान के खिलाफ जो छक्के मारकर जितवाया था, हीरो बन गए थे और सिर्फ 20 गेंदें पिछले साल उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में खेली थी। लेकिन आसिफ अली को आप देखें फैसल के, वो सामने उठा के मारते हैं, उनका जो मतलब वो सीधा सीधा मारते हैं, टीमें समझ गई हैं। वो तो अर्शदीप सिंह को उन्हें दुआएं देनी चाहिए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उनसे बहुत डॉली कैच ड्रॉप हुआ। और मेरे ख्याल में आसिफ अली को इन्होंने रखा हुआ है पिंच हिटर के तौर पर, लेकिन वो इतने सक्सेसफुल नहीं हो रहे। चल गए तो चल गए, नहीं चले तो नहीं चले। ये भी सोचना होगा ना टीम मैनेजमेंट को। उनसे ज्यादा बेहतर तो खुशदिल शाह है जो कि लेफ्ट हैंडेड है। मिर्ज़ा भाई, अच्छा वक्त की कमी है, एक छोटा सा कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। प्रॉब्लम ये है कि ये आसिफ हो गए, इफ्तिखार हो गए, इन्होंने तो आना ही मिडिल में कराते ही स्पिन है। स्पिनर्स के खिलाफ अगर आपके ये वाले प्लेयर्स फंस रहे हैं तो फिर इनकी यूटिलिटी नहीं है ना ज़्यादा। फिर ये तो आप लैपटॉप चीफ सेलेक्टर से पूछें जो टीम का हतमी कॉम्बिनेशन तश्कील देते हैं कि कहाँ कौन सा प्लेयर यूटिलाइज प्रॉपर तरीके से किया जा सकता है। अलमिया है हमारा, अभी भी हमारे पास वक्त है। इंग्लैंड के खिलाफ 7 T20 उसमें हम मिडिल ऑर्डर को बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मिर्ज़ा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद। एशिया कप में पाकिस्तान ने भारत को हराया। मज़ा ऐसे आया कि जो गीदड़ भपकियाँ वो कराते हैं ना, पिछले संडे को भी उन्होंने कराई थी, तो उसको थोड़ा हमने दोबारा ठंडा किया है। उनको कहते हैं ना, मरीख से दोबारा ज़मीन पर लेकर आएँ। अब यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले संडे को एक बार फिर कोई टाकरा होने जा रहा है, तो उस वक्त तक जो है हमें वेट करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब ये जो दुबई, क्योंकि ये मैचेस हो रहे हैं वहाँ पे पाकिस्तानी इंडियन दोनों बड़ी तादाद में रहते हैं, तो वहाँ मुकीम है पाकिस्तानी। कल के फतह के बाद वो सड़कों पे निकल आए। डेरा जो है इलाका हमारा, वो बड़े पाकिस्तानी वहाँ रहते हैं। फिर उसके बाद वहाँ सूरत हाल क्या रही है, ये भी आपको दिखाते हैं।
पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये सारा क्रेडिट हमारी टीम को जाता है जिन्होंने चले मेहनत की। अभी लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप साथ रहिए। मुमताज़ अदीब और मिज़ाह निगार अनवर मकसूद ने कहा है कि उनके ड्रामे 14.5 अगस्त में बोला गया काबिल एतराज़ जुमला उनका नहीं था, बल्कि प्रोड्यूसर ने अपने तौर पर शामिल किया था, जो बाद में निकाल दिया गया है। समा के नुमाइंदे खुसूसी रेहान अहमद को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। 14 अगस्त हमने देखा, बहुत ही पसंद आया। और इसका जो स्क्रिप्ट था, उसका जो मैसेज था, जो मैसेज आपने देने की कोशिश की, उसमें आप किस हद तक कामयाब रहे? मैं 1948 पाकिस्तान आया, उम्र 8 बरस थी। पहली आज़ादी तो हमने बड़े शौक़ से मनाई थी, झंडे लेके। उसके बाद मुझे 14 अगस्त नज़र नहीं आई फिर आज तक। तो मैं अभी तक इंतज़ार कर रहा हूँ कि अगर 14 अगस्त आ गई तो मेरे खेल का नाम अगर जिंदा रहा तो 14 अगस्त होगा। गांधी, पटेल, नेहरू, ये लोग माजी में रहते थे, हाल की बात करते थे। कायद अकेले थे जो मुस्तकबिल सोचते थे मुसलमानों का, कि क्या हाल होगा मुसलमानों का अगर मेरी बात नहीं मानेंगे। ये जो आज हो रहा है मुसलमानों का हिंदुस्तान में, ये तो कायद देख चुके थे पहले कि ये होना है। गांधी कब तक रहेगा, और वो हुआ हाल मुसलमानों का। एक जुमला था इस प्ले का जिस पे बहुत ज़्यादा एतराज़ हुआ है, बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बना, कि मंटो पार्क में जी इसलिए मंजूर हो गई करारदाद पाकिस्तान। वो जुमला मेरा नहीं है, मैं इस तरह का जुमला लिख नहीं सकता। वो जुमला बच्चे के मुंह से निकल गया। जो जाहिर है कि अब छोटे बच्चे हैं, उसके बाद निकाल दिया, उस बच्चे को भी निकाल दिया प्ले से, वो जुमले को भी निकाल दिया। जो डायरेक्टर ने कहा कि आम लोगों के लिए इसको मुझे कुछ करना पड़ेगा। बहुत सी बातें उसने अपनी मर्जी से की है, जो मैंने इतराज़ भी किया था, बहुत सी बातें निकाल भी दी हैं। फिल्म इंडस्ट्री के हालात बड़े ख़राब है। असल में दुनिया भर में हुकूमत की सपोर्ट होती है फिल्म इंडस्ट्री को, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ हुकूमत की मतलब आवाम को सपोर्ट नहीं है हुकूमत को, तो फिल्म को क्या करेंगे वो? किस तरह से सपोर्ट करनी चाहिए हुकूमत को फिल्म इंडस्ट्री को? वजीर के लिए ज़रूरी हो दूसरी फिल्म में काम करना। कोई ना कोई वजीर किसी हीरोइन के साथ आए तो शायद सपोर्ट शुरू हो, वैसे नहीं होगी। यानी शेख रशीद, रीमा, तो फिर शायद गवर्नमेंट की सपोर्ट शुरू हो। अब शहर की हालात जो कराची के हैं इस वक्त बहुत ख़राब हैं। सड़कें हम देखते हैं, पानी, बिजली के मसाइल हैं। बाज़ शहर उजड़ने के लिए बनाए जाते हैं, कराची उनमें से एक शहर है। नूर हक से जो मुनव्वर हो, ये वो महफिल न थी। बारिश रहमत हुई लेकिन ज़मीन काबिल न थी। लोग लाहौर और इस्लामाबाद जा रहे हैं कराची छोड़ के। वो तो थोड़े दिनों बाद वो लाहौर और इस्लामाबाद भी छोड़ कहीं और जाना चाहेंगे। पहले कराची में डिफेंस और क्लिफ्टन की हालत बहुत बेहतर थी, और जो दीगर इलाके थे वहाँ पानी जमा होता था, कीचड़ और ये सीवरेज के मसाइल। अब डिफेंस की हालत जो है वो भी नहीं, डिफेंस की हालत तो 47 से लेकर अब तक बहुत अच्छी है। डिफेंस सोसाइटी की हालत ठीक नहीं है। बात करते भी डर लग रहा है कि शायद इस पे भी पकड़ ना हो जाए। अब मैं बुखारी पे रहता हूँ, तो 1.5 फीट पानी मेरे घर के आगे था और हफ्तों रहा है। कुछ दिन पहले समा से बात करते हुए आपने कहा था कि MQM जो है वो कहीं पे भी जा सकती है, और वैसा ही हुआ। अब MQM में 4-5 हिस्से बन गए हैं, तो दरवाजे बहुत हो गए। वरना पहले एक दरवाज़ा था तो कहीं जाना मुश्किल था। अगर दरवाज़ा बंद कर दिया है वो, तो वहीं रहते थे। कुछ कहा भी नहीं और सब कह भी गए। दैट्स अनवर मकसूद फॉर यू। आगे बढ़ते हैं। महकमा माही परवरी का बड़ा इक़दाम। तारीख में पहली बार मछलियों पर की जाने वाली तहकीक पर लिखी गई 50,000 कुतुब को एक छत तले रखकर एशिया की सबसे बड़ी और पहली फिश लाइब्रेरी कायम कर दी है। रिपोर्ट कर रही हैं आयशा अता। हजारों किताबें, मौजू सिर्फ एक, और वो है मछली।
मछलियाँ किस पानी में अफजाइश पाती हैं, कौन सा माहौल इनके लिए साजगार है और इन्हें किन बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, इन तमाम सवालात के जवाबात आपको मिलेंगे इन किताबों में। मामला हो मछली की खुराक का या माहौलियाती आलूदगी से इन्हें बचाने का, हर मालूमात मिलती है और आग पलटने पर। आर्टिकल, जर्नल, इंटरनेशनल जो रिसर्च हो रही है उसकी चीज़ें अवेलेबल हैं सारी यहाँ पे, और हम इसको हर 2-3 साल बाद इसको अपडेट करते हैं। हजारों किताबों के लिखारी सिर्फ देसी ही नहीं विदेशी रिसर्चर्स भी हैं। कई सालों की मेहनत है, कैसे कि हमारे पास बजट नहीं होता था, लेकिन हमने फिर भी अपनी जितनी स्कीमें आती हैं डेवलपमेंट की, उससे कुछ न कुछ हिस्सा जो है इस लाइब्रेरी को आबाद करने के लिए डाला हुआ है और ये सिलसिला जारी रहेगा। 50,000 से ज़ायद किताबों पर मुश्तमिल इस लाइब्रेरी से दूसरे शहरों से आए लोग भी इस्तिफादा हासिल करते हैं। बायोफ्लैग फार्मिंग की हमने टेक्निक्स देखी हैं, उसके बाद जो डिफरेंट फिश की डिजीज़ हैं जैसे वायरल हैं, बैक्टीरियल हैं, फंगस हैं, वो हमने उसकी बुक्स देखी हैं। इंतजामिया का कहना है कि बहुत जल्द इन किताबों को डिजिटलाइज भी किया जाएगा। मछलियों पर होने वाली रिसर्च के बाद किताबों की सूरत जमा होने वाला मालूमात का ये खजाना टेक्नोलॉजी के बावजूद किताब से दोस्ती के रिश्ते को बरकरार रखने का बेहतरीन जरिया है। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ आयशा आता समा, लाहौर। अब ज़रा मुल्तान का रुख करते हैं। मुल्तान के शहरी घर में साउथ अफ्रीका से मंगवाए गए मकाऊ तोते पाल लिए हैं। कछुए और नायाब नस्ल का छोटा बंदर भी रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। मोहसिन अली की रिपोर्ट देखते हैं। चहकते महकते खूबसूरत तोते मुख्तलिफ आवाज़ें निकाल कर समा बांध दिया। मुल्तान के शहरी मोहम्मद आमिर ने घर में मुकाऊ नस्ल के तोते पाल लिए, जिनकी खूब खातिर तवज्जो की जाती है। बचपन से शौक़ था परिंदे पालने का, तो नायाब किस्म के तोते भी रखे हुए हैं और बाकी माशाल्लाह नायाब किस्म का हमारे पास बंदर भी है जो दुनिया में सबसे छोटा बंदर है सर, और कछुए भी हैं, तो सारा दिन इनके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। तोतों से लगाव के साथ घर में कछुए और नायाब नस्ल का सबसे छोटा बंदर भी पाला हुआ है, जिसको शहरी भी देखने के लिए आते हैं। हम यहाँ पे आते हैं इनके घर तोते हैं नायाब किस्म के, इनके साथ खेलते हैं, ये हमारे साथ खेलते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें। हम यहाँ पे अच्छा टाइम गुजार लेते हैं इनके साथ। मुख्तलिफ नायाब नस्ल के परिंदों को गर्मी से बचाव के साथ खाने का भी खास ख्याल रखा जाता है। मुख्तलिफ इकसाम के परिंदों को पालना और इनकी देखभाल करना कोई आसान काम नहीं है। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। जी, तो बलोची ज़बान में पहली फिल्म दोदा सिनेमा घर में हाउसफुल का बोर्ड इसने लगा दिया है और रिलीज़ हो गई है ये। और आप ट्रेलर में तो देख ही चुके हैं कि ये कहानी जो है वो एक साबिक बॉक्सर के गिर्द घूमती है। इसका ताल्लुक जो है पसमानदा इलाके से होता है। अब किस तरीके से मेहनत और जद्दोजहद करता है और उस फिल्म में कितनी मेहनत और जद्दोजहद हुई है, तो इस वक्त हमारे साथ जो कास्ट है वो मौजूद हैं। हमारे साथ लीडिंग एक्टर शोएब हसन मौजूद हैं। शोएब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। इसके अलावा डायरेक्टर जो है आदिल बसिंग जो हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल भाई अस्सलाम वालेकुम। और उसके साथ जो हैं हमारे साथ जो हैं वो एक और कैरेक्टर भी इस फिल्म के मौजूद हैं। हमारे साथ इमरान बलोच भाई भी मौजूद हैं। इमरान भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो जनाब, मूवी नाम क्या सोच के रखा, इसका मतलब क्या है? बेसिकली दोदा जो इंस्पायर हुए हैं उस नाम से वो इसलिए हुए हैं क्योंकि कल्चरली बलोचों के कल्चर में एक स्टोरी है दोदा जो रिवेंज टेकर है, तो इस वजह से उस नाम से इंस्पायर हुए। मगर लिटरली अगर उसकी मीनिंग में जाएं तो उसका मीनिंग बनता है कि बैरियर ऑफ ट्रेडिशन एंड कल्चर, तो अपने कल्चर और ट्रेडिशन को लेके चलने वाला बंदा। अच्छा। तो इस वजह से उस नाम से इंस्पायर होकर फिर हमने वो नाम कैरेक्टर का नाम। अच्छा शोएब, लीडिंग कैरेक्टर आपका है जी, किस तरह से आपको ट्रेन किया गया पहले, किस तरह से किरदार निभाया? बिकॉज जाहिर है किसी और का किरदार और फिर एक बेहतर नाम हो उसमें फिट हो जाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। जी बिल्कुल, मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था और इस कैरेक्टर के लिए मैंने 3 मंथ्स ट्रेनिंग ली बॉक्सिंग की। अच्छा। और जी, और मैंने अपनी लाइफ में इस मूवी के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल किया है। ख़ास इस मूवी के लिए आदिल साहब ने बहुत मेहनत करवाई है, क्योंकि इस फिल्म में मेरे 4 कैरेक्टर्स हैं
अच्छा अच्छा। हाँ जी, एक मैं ही हूँ, लेकिन उसमें 3 अलग अलग हाँ वेव्स हैं, तो उसके लिए बहुत मुश्किल था मेरे लिए करना। तो आदिल ने जैसे मुझे ट्रेन किया तो मैं डांट शांट पड़ती थी? मुझे खास नहीं, मुझे थोड़ा सुकून में काम करवाते थे। दूसरे जितने भी टैलेंट था उनको बड़ा तो मेरे लिए अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और रिस्पांस जिस तरह से मिल रहा है हमें, ये हमारे लिए आउटस्टैंडिंग है। हम बहुत अच्छा इमरान भाई, ये जो कॉन्सेप्ट था कि जी लैंग्वेज जो है आपने उसको बलोची रखनी है, इस कॉन्सेप्ट के पीछे मोटिव क्या था और इसका कैसा रिस्पांस है? क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ जो लोग हैं वो अपनी ज़बान से इतनी मोहब्बत करते हैं। सही है। उन्होंने जब इस तरीके की चीज़ रिसीव की कि मेरी अपनी ज़बान में एक मूवी आ रही, तो उन्होंने कैसे इसको रिसीव किया? क्योंकि ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हम बलोची लैंग्वेज में एक फ़िल्म बना रहे हैं। बाकी ये आपको आदिल भाई बेहतर बता सकते हैं कि किस चीज़ पे है, किस मुद्दे पे है, ये आपको वो बेहतर बता सकते हैं। ठीक है आदिल भाई, फिर जब लैंग्वेज वाली चीज़ मैंने आप जब पूछी तो लोगों ने इसको कैसे, जो देखने आ रहे हैं उसको कैसे पसंद कर रहे हैं? लोगों को देखें, जाहिर सी बात है, ह्यूमन नेचर है ना कि आपको अगर कोई अपनी कम्युनिटी, अपने लैंग्वेज से अगर आपकी कोई चीज़ आती है तो आप डेफिनेटली आप अट्रैक्ट हो जाते हैं, और फर्स्ट टाइम हो तो और ज़्यादा उसमें आपकी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। सिलेक्शन है वो लैंग्वेज की बलूची में करना क्यों है? एक तो मैं खुद बलोच हूँ, तो मेरी कंफर्टेबल जोन है मेरे लिए उसमें, उस लैंग्वेज में कहानी बताना, और उस ग्रास रूट से मैं हूँ तो मुझे ज़्यादा पता है कि किस तरह से उसको मैं अच्छा प्रेजेंट कर सकता हूँ। और दूसरी बात के जो मेरी एक और ख्वाहिश थी कि जितने भी बाकी कौमी और ज़ुबान हैं, सिंधी हो गई, आपकी पश्तो हो गई, जो मेन स्ट्रीम में नहीं आते, तो उनको एक काइंड ऑफ मोटिवेशन, ये काइंड ऑफ ऐसा हो कि उनको सपोर्ट करूँ कि देखा अगर हम कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं कर सकते। और इस तरह से एक वेरियस डायरेक्शन देना आपकी इंडस्ट्री को कि और भी चीज़ें हैं, उसमें भी आपको और कंटेंट्स मिल सकते हैं। तो ये एक अप्रोच थी कि इस लैंग्वेज में हम काम करते हैं। सही। अच्छा मुझे ये बताएं कि फिल्म पे मेहनत तो बहुत हुई है, लेकिन जैसे हम कह भी रहे हैं ना कि हाउसफुल है, आप सेटिस्फाई हैं? वो चीज़ वापस मिली जितनी मेहनत लगाई गई? जो हमारी फिल्म रेडी थी 2020 को रेडी हो चुकी थी, मगर कोरोना बीच में आ गया तो उसके बाद एक लंबा वेट हमारे लिए गुजरा है, और फिर उसको सिनेमा तक लाना एक बड़ी जद्दोजहद, एक तो कंप्लीट करना, उसको लिखना और कंप्लीट करना, फिर सिनेमा तक लेके आना, और ऐसे हालात में जहाँ पर मुल्क इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहा है और डिज़ास्टर्स भी अभी हमारे साथ ही हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा चैलेंज था। और जो रिस्पॉन्स हमें मिला वो ओवरवेलमिंग था हमारे लिए, और वो कहीं हमें जाके एक सुकून भी मिला एक कि यार इतनी वेट के बाद लोग जब इसको देखने आ रहे हैं तो उन्होंने अप्रिशिएट किया। सबसे बड़ा वो मुझे लगा कि लोग हाउसफुल रहा, और जो रिस्पॉन्स आया तालियों से, सीटियों से, और जो कैरेक्टरों से उन्होंने कनेक्टिविटी जो उनकी हुई, वो एक बड़ा रिवार्ड था हमारे लिए पूरी टीम के। क्योंकि ये हमारी अपनी कहानी है। अब हम अगर बाहर देखते हैं, कोई मेटावर्स की मूवी आ गई, सब लोग देखने जा रहे हैं, हॉलीवुड की मूवी आ गई, सबने कहा भाई बड़ी साई-फाई ज़बरदस्त फिल्म है, लेकिन ये कहानियाँ जो हमारी अपनी मिट्टी से जुड़ी हैं, जो हमारे कल्चर, जो हमारी सकाफत से जुड़ी है, बॉक्सिंग हमारे खून में रचा बसा हुआ है, ठीक है ना? तो अब थोड़ा सा ये बात करते हैं कि आपने कहा कि मेहनत आपने की, 3 महीने की ट्रेनिंग हुई। मैं चाहूँगा थोड़ा सा लोगों को ये भी देखने बताएं कि जब आप एक मेथड एक्टिंग की तरफ जाते हैं तो किस तरीके से अपने आप को अपनी नॉर्मल ज़िंदगी से हटा के, क्योंकि आप नॉर्मल ज़िंदगी में वो चीज़ नहीं, आप यू आर नॉट अ बॉक्सर, बिल्कुल, लेकिन एक बॉक्सर की ट्रेनिंग ये अलग चीज़, और वो मेंटली उसी तरीके से सोचना जिस तरह एक बॉक्सर सोच रहा है, ये इस चीज़ को कैसे अचीव किया? देखिए मेरे लिए मुश्किल इसलिए था क्योंकि मैं एज अ फैशन मॉडल मैंने काम किया 7-8 साल से पाकिस्तान में, तो एज अ मॉडल तो मैं एक स्टेचू, एक पुतला हूँ, उसको सिर्फ कपड़ा पहनाना है, लेकिन कन्वर्ट होना एक्टिंग करने में ये बहुत ही मेरे लिए मुश्किल था। और आदिल ने जिस तरह से मुझे गाइड किया इस कैरेक्टर्स के लिए, इस जर्नी के लिए, तो बड़ा अच्छा था मेरे लिए, और मैंने बहुत मेहनत की और काफ़ी सारे ऑडिशंस दिए, अलग अलग वेव्स के जितने भी मेरे जो कैरेक्टर्स थे उनके लिए मैंने बाकायदा ऑडिशंस दिए, और बहुत होमवर्क किया इस फिल्म के लिए। तो बहुत ही मुश्किल होता है जब आप कोई नई चीज़ करने जाओ, तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट होता है आपके लिए, और मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था, और मैंने मेहनत और कोशिश की। आज रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है। जबरदस्त, वही ना, मेहनत रंग लेके आती है। अच्छा इमरान, मुझे बताएं कि आपका क्या कैरेक्टर, आपका सफ़र कैसा रहा?
जी, मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैं थिएटर करता आ रहा हूं। मतलब करता हूं मैं थिएटर प्लेज वगैरह चीज़ें। ये 4 साल से मैंने एक्टिंग की है, और एक्टिंग के बाद मैं एक थिएटर प्ले कर रहा था। तो उसी थिएटर प्ले में बाय चांस आदिल भाई वहाँ बैठे थे, मुझे देख रहे थे। तो उस प्ले के एंड होने के बाद एक बंदा आया, लड़का है मेरे पास, कि हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप उसमें काम करना चाहते हैं? नहीं, मैंने बोला ठीक है मैं करता हूँ, मसला नहीं है। फिर मेरी बात हुई आदिल भाई से। आदिल ने, मतलब आदिल की टीम से, उन्होंने मुझे बुलाया कि इस तरीके का कैरेक्टर है, आप करना चाहते हैं या नहीं? किस तरह का कैरेक्टर? कैरेक्टर बिल्कुल एक बिजनेस माइंड कैरेक्टर है। ओके। मतलब वो एक विलन है, ईगोइस्टिक विलन है। इस तरीके का वो एक कैरेक्टर है। इससे पता चला कि मुश्किल लगा आपको ये, मुश्किल तो काफ़ी है, क्योंकि मैं उस तरीके का बंदा नहीं हूँ, मैं उस तरीके का पर्सन नहीं हूँ। बना दिया गया। और उस तरीके से मुझे बना दिया गया, ये तो डायरेक्टर का कमाल है। हाँ सही। नहीं, फिर आपने भी तो कमाल किया ना, आपने भी फिर उसमें आप ढले, हाँ, उसको आपने बखूबी निभाया। तो फिर आपका भी कमाल है। मुश्किल हुई आपको सिखाने में? खास इमरान को नहीं हुई, क्योंकि थिएटर का बंदा है। हाँ, सब मगर जितने भी मेरे एक्टर्स थे मुझे इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि जो कैरेक्टर्स मैंने लिखे हुए थे वो भी आम जिंदगी के कैरेक्टर थे। मतलब वो कोई लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स नहीं हैं। वो जब आप उनको देखेंगे तो आपको फील होगा कि ये आपके गली मोहल्ले में रहने वाले कैरेक्टर हैं, ये कोई एलियन कैरेक्टर नहीं है जिनसे आप जैसे आप कह रहे हैं ना मेटावर्स उस तरह के कैरेक्टर्स नहीं हैं। तो आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे इन कैरेक्टर्स के। और एक और बात कहूँगा, बिल्कुल सॉरी आदिल को काट रहा हूँ, इनकी जो सिलेक्शन है वो बहुत कमाल की है। जितने भी एक्टर्स इन्होंने लिए हैं बिल्कुल उसी कैरेक्टर में है। आप जब मूवी देखेंगे आपको फील नहीं होगा कि ये कोई बाहर से है या वो कुछ अलग लग रहा है। आखिर में शॉर्टली मुझे बता दें, नेक्स्ट इसी तरह का कोई प्रोजेक्ट सोच रहे हैं या कुछ और सोच रहे हैं? सर फिलहाल तो अभी हनीमून पीरियड में हूँ फिल्म के साथ, कि मैं थोड़ा एंजॉय करूँ इतने साल मेहनत के बाद। तो अभी तो उसमें ही है कि सिनेमास के अभी हो, फिर खलीज को हम फोकस कर रहे हैं और नॉर्थ अमेरिका को फोकस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या हो सकता है वहाँ से। देन OTT फिर कहीं पर रिलैक्सेशन के बाद स्क्रिप्ट तो बहुत सारे हैं पाइपलाइन में, कुछ इसी तरह के हैं, कुछ और मज़ीद कमर्शियल्स हैं, तो कुछ उर्दू मीडियम्स के भी हैं। तो उसमें सोच रहे हैं हम, क्योंकि अभी हमारी इस फिल्म में जो हमें सपोर्ट किया मेट्रो लाइव में, इसको मैं उनको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने हम पे भरोसा किया और बलूची ज़ुबान की फ़िल्म को सिनेमा तक लेके आए। और प्लस में अपने जितनी भी मेरी प्रोडक्शन है, नुसाज फिल्म्स है, जान फिल्म्स और बाम फिल्म्स हैं, इनका भी बड़ा सपोर्ट, प्लस मेरी टीम। और फिर इंशाल्लाह दोबारा से इनको इकट्ठा करके एक और प्रोजेक्ट लेके आना, तो थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा रिलैक्स होके फिर मैं इसको स्टार्ट। चलें, ज़बरदस्त। मैं कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँ। यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बलियारी में जाके इस तरह की शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज़ की, और वहीं से उस वक्त की मैं 10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, अंदाज़ा हो रहा था कि काम भी किया, आपको शायद याद हो तो। एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शुएब आप मौजूद थे, इमरान भाई आप आए, और आदिल आपको बेस्ट ऑफ लक।